नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क, ठीक है। जैसे कि हमें पता है वर्क का क्या मतलब होगा। कार्य या फिर काम, ठीक है। अब अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि खाना, नहाना, सोना, पीना, ये सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये सारी चीजें हमारे कार्य है, मतलब कि वर्क है। बट अगर साइंस के लैंग्वेज में देखें, ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में क्या है, वर्क, ये इनमें से कोई सा भी काम वर्क नहीं है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको हम कंसिडर करेंगे क्या, कि वो है वर्क, ठीक है जी। अब वर्क की बात करें तो वो उन साइंटिस्टों ने दे दिया कि वर्क क्या है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट जो कि किसी फोर्स के द्वारा हुआ है, ठीक है, उसको कंसिडर कर लिया वर्क। बट अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो वर्क क्या है कि अगर कोई भी बॉडी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू फोर्स, ठीक है जी। ये आ गया मेरा साइंस के बेसिस पे वर्क डन की डेफिनेशन, ठीक है जी। कोई भी बॉडी अगर किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वही क्या कंसीडर करूंगा मैं साइंस के अकॉर्डिंग, कि वो है वर्क। अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या है 1 घंटे पढ़ाई करी है एक टेबल पे बैठ के, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने कुछ भी वर्क डन नहीं करा है साइंस की लैंग्वेज में, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारा वर्क डन कर दिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए वर्क डन करने के लिए। तो फोर्स जो मैं कर सकता हूँ वो 2 तरीके से यूज कर सकता हूँ, एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट, ठीक है जी। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल की बात करूं तो जो फोर्स की वैल्यू है किसी भी मोशन में, मतलब कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस कंडीशन में हर टाइम पे अलग होगी, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, तो उस फोर्स को क्या बोलूंगा मैं, वेरिएबल फोर्स। अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, उसकी पूरी उस जर्नी में जो फोर्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम है, तो उस वर्क डन को क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वर्क डन की बात कर रहा हूं तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होगा कि किस तरीके से हम किसी भी वर्क डन को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हमें पता था कि वर्क डन, वर्क इक्वल्स टू होता था फोर्स, जो भी फोर्स मैंने अप्लाई करी है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्या बताएगा हमें, वर्क डन। फोर्स को डिनोट करते हैं हम एफ से, वर्क डन को डिनोट करते हैं हम एस से, तो एफ इंटू एस क्या बन गया मेरा, वर्क डन बन गया। ये आ गया मेरा वर्क डन। अब देखते हैं इसे कि कोई सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास एम है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है एफ, और इसने फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके इसने डिस्प्लेसमेंट करा और ये पहुंच गया अपना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ए से बी तक, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मैं बात कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स की ही डायरेक्शन में, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक, और ए से बी की तरफ ही क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी जो हमने अप्लाई की थी, ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो W इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव वर्क डन, क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखूं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ये हो गया पॉजिटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या है, फोर्स लगाई ए से बी की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अपोजिट टू बी, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मान लो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन थी ए से बी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अपोजिट टू ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा मेरा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव वर्क डन, कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन।
ये आ गया सेकंड टाइप ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसमें हो रहा है कि जो भी फोर्स मैं लगा रहा हूं, जैसे अगर मैं मान लूं मैं किसी फ्लाईओवर पे किसी कार के पास खड़ा हूं, ठीक है, और कार क्या है मूव करना शुरू कर जाए नीचे की तरफ, ठीक है, और मैं उसे आगे जाके उसके आगे जाके खड़ा होके उस पर फोर्स लगानी शुरू कर दूं। फोर्स जो लगा रहा हूं मैं उसके मोशन के अगेंस्ट लगा रहा हूं, पर वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रही है, वो नीचे की तरफ, मतलब फ्लाईओवर से नीचे की तरफ वो डिस्प्लेसमेंट करती जा रही है। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा मेरा, वो वर्क डन क्या होगा, वो होगा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी। अब मैं तीसरा और देखता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस पे मैंने लगा दी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगा दी, और इस फोर्स लगाने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है इस कंडीशन में। ठीक है, तो वर्क डन कितना आएगा मेरा, वर्क डन आएगा मेरा 0। अगर किसी भी फोर्स को अप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0 आए, तो उस वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और उसको क्या कंसीडर करूंगा मैं, 0 वर्क डन कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो वर्क डन देखा हमने, वर्क डन की फॉर्मूला देखा, वर्क डन के टाइप देखे, 3 तरीके के होंगे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन, तीनों के एग्जांपल्स देखे। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या है कि अगर मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं तो इसमें फोर्स यूज हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता हूं मैं मीटर से, फोर्स को डिनोट करता हूं मैं न्यूटन से। तो इसकी जो यूनिट बनी वो क्या बनी, न्यूटन मीटर, और दूसरी क्या बनी, जूल। ठीक है, तो 2 यूनिट होती है बेसिकली, इसका मतलब भी जूल ही होता है। ये हम किस फॉर्म में ला रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ला रहे हैं, ये हम सिंपली एनर्जी की फॉर्म में ला रहे हैं। तो ये आ गया मेरा क्या, वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बोला है कि एक पोर्टर है, पोर्टर मतलब एक कूली है, वो अपना एक सामान नीचे जमीन से उठा के अपने सर पे रख रहा है। तो ऐसा करने में उसने अपने बॉडी से कितना वर्क डन किया है। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसमें एक पोर्टर लिफ्ट से लगेज, एक सामान है जिसका वेट 15 kg है। ठीक है, 15 kg बोल दिया उसकी वैल्यू, फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड पे रखा हुआ था, तो उसने कहां पे रखा, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, उसने नीचे ग्राउंड से उठा के उसे अपने सर पे रखा है। सर कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से और जो ऊंचाई है उसकी सर की, तो वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ये वाली। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन दी लगेज, तो उसने कितना वर्क डन किया है उस सामान को नीचे से उठा के सर पे रखने में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मेरा 1.5 मीटर। ठीक है, कोई सामान था, ये हो गया सामान 15 kg, 15 kg दे रखा है, यहां से उठा के मैं यहां तक लाया, इस पे रखना है 15 kg, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, s की वैल्यू होगी 1.5 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और F की वैल्यू देखूं तो F की वैल्यू कितनी निकलेगी, F की वैल्यू निकलेगी mg, m की वैल्यू 15 और g की वैल्यू होती है 10, तो 15 इंटू जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, एक तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक कंसिडर करते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो क्वेश्चन में गिवन होती है कि हमें कितनी यूज करनी है, या फिर हमें क्या देखना होता है कि हमें कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू सुटेबल लगे वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 10 हो गया फोर्स, फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, 10 इंटू 1.5 कितना बना, 15, तो 15 इंटू 15 दोनों की मल्टीप्लाई करी तो बन गया 225 न्यूटन मीटर। ये आ गई टोटल वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, कि उस जो वो था कूली, उसने लगेज को उठा के जमीन से उठा के कहां पे रखा, सर पे रखा, तो उस कंडीशन में उसने कितना वर्क डन किया, 225 न्यूटन मीटर, या फिर हमें इस कंसिडर कर लेंगे जूल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं एनर्जी। अब हमने वर्क डन देखा कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, उसी के दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोल लेते हैं हम, वर्क डन बोल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी भी वर्क डन को करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की, तो उसे मैं क्या कंसिडर करूंगा, उसको कंसिडर करूंगा मैं एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी की बात हो रही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब एनर्जी होती है 2 तरीके से। ठीक है, एक तो एनर्जी होती है कि किसी भी मोशन वाली बॉडी में जो फॉर्म हुई है, किसी भी मोशन की वजह से जो फॉर्म हुई है, तो एक एनर्जी तो वो हो गई, और एक एनर्जी होगी कि उस बॉडी की जो पोजीशन है
कहाँ पे उसकी ग्राउंड से या किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टोर्ड एनर्जी और होगी उसके पास, तो उसे बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जो मोशन की वजह से बनी है उसे बोल देंगे हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दो तरीके की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बनी? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से बनी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल किसकी वजह से बनी? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है जी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो दोनों की वजह से अलग अलग एनर्जी बनी, एक हुई काइनेटिक, एक हुई पोटेंशियल। आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं एनर्जीज को। ठीक है, पहला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है कब बन रही थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा था तो उसकी वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती थी, जिसे बोल देता मैं काइनेटिक एनर्जी। इसे ड्राइव करेंगे इसके फॉर्मूले को। ये कोई बॉल है, मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी रही इसकी कोई u, ये यहां तक पहुंची, इसकी वेलोसिटी हो गई v। यहां से यहां तक पहुंचने में इसने कोई एक्सेलरेशन यूज करा a, इसका कोई मास है मान लिया मैंने m। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि w इक्वल्स टू मैंने पढ़ा है अभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में जो पोजीशन चेंज हुई है, उसकी डिफरेंस जो आया है पोजीशन में, उसी को बोल दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। तो W की वैल्यू कैसे आएगी? W इक्वल्स टू आ जाएगा m a। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट। हमने एक थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी जिसकी वैल्यू थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये आगे s की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। W इक्वल्स टू बना m a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है जी, अब मुझे पता है a यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, a यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, a से a कट गया, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा? W इक्वल्स टू आ गया हाफ, 2 आ गया बाहर। ठीक है, फिर आ गया m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली क्या है रेस्ट में माना, ठीक है, तो मान लो u इक्वल्स टू क्या होगा, रेस्ट में होगा, अगर u इक्वल्स टू होगा 0, तो ये मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये बन जाएगी 0। ठीक है, अब मेरा जो वर्क डन आया है, वर्क डन आ गया मेरा हाफ mv स्क्वायर। इसी को मैं कंसिडर करूंगा एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो इसको यूज करूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। ये आ गया हाफ mv स्क्वायर, ये रहा। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से क्रिएट हुई है? किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से क्रिएट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500, मतलब कि 1500 kg। ठीक है, पहली चीज सॉल्यूशन करने से पहले गिवन लिखेंगे। इसका गिवन क्या है? m kg। ठीक है, सेकंड क्या है? u की वैल्यू गिवन है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि u गिवन है हमारे पास, v गिवन है और m गिवन है। इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, अगर मैं किसी भी बॉडी को जो मोशन में है पहले से ही, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने जा रहा हूं, तो उसमें एक एनर्जी लगी, और उसी एनर्जी को क्या बोलूंगा? उसी एनर्जी को बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर निकाली तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी से जितनी काइनेटिक एनर्जी बनी है और इनिशियल वेलोसिटी से जितनी काइनेटिक एनर्जी बनी, दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन लगा है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो कितनी आएगी?
हाफ, m कॉमन है, m की वैल्यू 1500, वैल्यू क्या बची, वैल्यू बची 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है जी, हाफ 00, ठीक है। अब 60 का स्क्वायर कितना हुआ, 3600, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हुआ, 30 का स्क्वायर हुआ हमारा 900, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से वैल्यू हटाऊं, 3600 में से 900 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं तो कितनी बचेगी मेरी, 2700, ठीक है। 2 से वैल्यू गई हमारी 15, 750 बार, तो 750 मल्टीप्लाई 2700, ठीक है। ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये वैल्यू मेरी आई है, ये मैंने किस में ली है, किलोमीटर पर आवर में ये यूज की है मैंने वेलोसिटीज, ठीक है। अगर मुझे मीटर्स पर सेकंड में यूज करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों वैल्यूज में, ठीक है। तो उससे मेरा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये कितनी बनी मेरी, 2700 मल्टीप्लाई 750, ये आ गया आंसर मेरा 2025,000, ठीक है जी, ये आ गया मेरा जूल। यही है मेरी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसकी वैल्यू को किसमें मीटर पर सेकंड में लूँ तो वैल्यू मेरी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। उसे अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी की बिन है कितनी, 25 जूल, ठीक है। सेकंड क्या है, अब उसमें एक वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी। तो सबसे पहले क्या है, मास निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि m मुझे निकालना है तो v स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है। ये कितनी हुई 25 इक्वल्स टू हाफ इंटू m v, 5 इंटू 5 25, 25 से तो 25 गया बचा 1। m की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 2 kg, ये वैल्यू यहाँ पे चलेगी 2 बन जा 2, तो ये आ गया m 2 kg। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है, डबल करना है वेलोसिटी को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होगी, v डैश कितना बना, ट्वाइस ऑफ लास्ट वाली वैल्यू कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की वैल्यू 2, 10 का स्क्वायर 100, 1/2 इंटू 2 इंटू 100, 2 से 2 कटा आया 100 जूल। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी आ गई, अगर मैं अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, तो मेरी जो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, 100 जूल आ जाएगी, ठीक है जी। तो यही था हमारा। अब आगे बोला है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटीज इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी को क्या कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया पहले से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी हाफ m इंटू 3v का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और v कितना था, v था स्टार्टिंग में 5, 5 5 जा 25, ये आ गया 25, 2 से 2 कटा, ठीक है जी। 25 3 3 जा 9, तो 9 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आया, ये आ गया 225 जूल। न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 225 जूल। जब मैं क्या करूंगा, अपनी वेलोसिटी को कितने टाइम बढ़ा दूं,
3 टाइम बढ़ा दूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी होती है, और किसकी वजह से बनती है? ये बनती है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बेसिस पे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस में, ग्राउंड के रेफरेंस में अपनी कितनी पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो ये क्रिएट होती है। जैसे कि एक कोई बॉल है जो ग्राउंड से किसी h हाइट पे है। ठीक है, बॉल का कोई मास है m, बॉल पे ग्रेविटी लग रही है जिसकी वैल्यू है g। ठीक है, अब मुझे पता है वर्क डन कितना होता है। वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्राउंड से और इसकी पोजीशन कितनी है h, तो यही इसका क्या हुआ? यही इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये आगे डिस्प्लेसमेंट। f की वैल्यू क्या होती है? f की वैल्यू होती है ma, और यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है तो हम क्या यूज कर लेंगे? mgh। ये बन गया मेरा वर्क डन। ठीक है, अब इसी वर्क डन को, क्योंकि ये पोजीशन के बेसिस पे, तो इसी को क्या बोलूंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी, और इसको डिनोट किससे करूंगा? u से, mgh। ये बन गया मेरा mgh, और इसी की SI यूनिट अगर निकालने बैठूं मैं, तो SI यूनिट क्या बैठेगी? जितनी काइनेटिक की बैठी थी, जूल। यूनिट सेम रहने वाली है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground when g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है हमारा, एक तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी चीज है हाइट, कि ग्राउंड से वो कितनी ऊपर है? 6 मीटर अबव है। ठीक है, और तीसरा दे रखा है मास m कितना है? 10 kg। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो u इक्वल्स टू होता है mgh। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू हमारी 6। तो 10 से पॉइंट कटा तो आ गया 98 मल्टीप्लाई 6। अगर मैं 98 की मल्टीप्लाई किस में करूं? 6 में। 8 6 जा 48, 8 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 4 58। तो वैल्यू बन गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी की 588 मीटर पर 588 जूल। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने एक चीज पढ़ी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो क्या रहती है? वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो अगर मैं बात करूं किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की, ठीक है जी, किसी भी पॉइंट पे, तो उन दोनों का सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। काइनेटिक कितनी होती है? काइनेटिक होती है हाफ mv स्क्वायर। दोनों का सम कितना बैठेगा? कांस्टेंट बैठेगा। इसका मतलब है क्या? देखो, मैंने क्या करा, एक बॉल को फेंका, यहां से इस बॉल को फेंका, ये इस पॉइंट पे जाके पहुंच गई। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट मान लो, कोई भी पोजीशन मान लो इसमें। अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी निकालूं, वो भी टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी हाइट की वजह से क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, और अगर ये यहाँ पे मोशन करिए तो इसकी वजह से क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। अगर मैं बात करूं दोनों का सम, तो इसकी कोई वैल्यू आ गई, मान लो ई, ये आ गई ई, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा, इस बॉल को थोड़ा नीचे की तरफ देख रहा हूं, इस साइड पे। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे मैंने बॉल को फेंका था तो इसकी वेलोसिटी क्या है? कम होती जा रही थी, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रही थी? 0 हो रही थी। अगर मैं एक किसी दूसरे पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ होगी वेलोसिटी की, और इसकी हाइट की वैल्यू भी थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल की भी वैल्यू बनी, कुछ काइनेटिक की भी वैल्यू बनी, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? ई के इक्वल होगा, जो पहले था। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं, या तो नीचे देख लो, या हाईएस्ट पीक पे देख लो, या बीच में किसी भी पॉइंट पे देखो, तो हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहने वाली है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसी रहने वाली है? वो रहने वाली है कांस्टेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक,
क्या रहने वाली है, सेम। इस पॉइंट पे भी सेम। ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो रहने वाला है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चीजें क्या हो कि यहाँ पे जब मोशन हो रहा था तो टाइम के साथ साथ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। बट पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं तो वो क्या हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब ऊपर से नीचे के मोशन की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिक्रीज हो रही थी पर काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज हो रही थी। और दोनों के सम की बात करूं किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या रहने वाला था, वो रहने वाला था कांस्टेंट। ठीक है, तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला आता है एक न्यूमेरिकल कि दो गर्ल्स है कोई, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, मतलब उनका वेट दे रखा है कितना, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन दोनों गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल बोल भी रखा है, गर्ल ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो इसका मास दे दिया, मास नहीं फोर्स, जो वेट है वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, वेट इक्वल्स टू mg। ठीक है जी, कितना, 400 न्यूटन, इसका भी और इसका भी 400 न्यूटन। ठीक है, आगे बोला है कि वो क्या है, एक रोप, क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर, कि वो एक पॉइंट से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रस्सी है ये, ठीक है, इस पे क्लाइंब कर रही है वो ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसकी हाइट कितनी है रोप की, इसकी हाइट है 8 मीटर। ठीक है, अब क्या है, गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड वाइल वी टेक्स 50 सेकेंड। एक जो गर्ल लगी, गर्ल ए, उसको कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, 20 सेकेंड। ठीक है, सेकंड को कितना लगा, 50 सेकंड। तो टाइम दे रखा है, टू अकम्प्लिश दिस टास्क व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। ठीक है, अब इसमें पहली चीज तो यह है कि पावर क्या है। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर होती है, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं और उसे काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, कोई भी वर्क डन किया हमने, मैं मान लो 10 न्यूटन, 10 जूल का, 50 जूल का, 30 जूल का, कितना ही वर्क डन कर लिया हमने। ठीक है, उसे करने में कोई टाइम पीरियड लगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड। ठीक है, अगर मैं उसके रेट को देखूं, तो उसके रेशियो को देखूं, तो वही मुझे क्या बताएगा, वही बताएगा मुझे पावर। तो पावर इक्वल्स टू होता क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैं क्या करूंगा, गर्ल ए के लिए अलग से वर्क डन निकालूंगा, गर्ल बी के लिए अलग से वर्क डन निकालूंगा, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी कि कितनी पावर गर्ल ए ने यूज करी है और कितनी पावर गर्ल बी ने यूज करी है, ये वाली। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अगर मैं W की बात करूं किसके लिए, ए के लिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आया, फोर्स की वैल्यू थी उसके लिए कितनी, ये रही 400 न्यूटन, 400, डिस्प्लेसमेंट कितना था 8। ठीक है, अब मैं वर्क डन की बात करूं किसके लिए, बी की, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी, तो 400 इंटू 10, 8 4 जा 32, ये क्या आ गई, दोनों के लिए आ गई वर्क डन की वैल्यू। अब मैं बात करने जा रहा हूं पावर की, तो पावर किसकी, ए की, वर्क डन बाई ए अपॉन टाइम। ठीक है, तो कितना आया, वर्क डन बाई ए आया 3200 अपॉन टाइम कितना लगा, गर्ल ए को 20 सेकेंड, ये आ गया 20 सेकेंड, 0 से 0, 2 से ये कटा बना 160, तो पावर इक्वल्स टू आ गई हमारी 160 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये पावर आई है किसकी, गर्ल ए की। अब सेकंड कंडीशन की बात करूं कि पावर किसकी, बी की, तो ये कितना आ जाएगा 3200 अपॉन 50, 0 से 0 कटा। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं तो कितना आएगा, ये कट के आएगा 64 जूल पर सेकंड। तो पावर ड्यू टू बी कितनी यूज करी उन्होंने, 64 जूल्स
पर सेकंड। तो दोनों गर्ल्स की वैल्यू आ गई कि पावर जो पहली गर्ल ने यूज करी थी जिसका नाम था ए और दूसरी गर्ल जिसका नाम था बी, तो इसका आ गया 160 जूल पर सेकंड और इसका आ गया 64 जूल पर सेकंड। अब पावर की अगर दूसरी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। वॉट को हम क्या मानते हैं? जूल पर सेकंड। ठीक है जी। तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू।